स्टूडेंट्स, हमारा आपसे एक सवाल है कि आप बताइए, आप कौन हैं? आप में से कई लोग शायद अपना नाम बोल रहे होंगे। कई लोग बोल रहे होंगे कि मैं तो स्टूडेंट हूं। कुछ ये भी बोल रहे होंगे कि मैं तो लड़का हूं या मैं तो लड़की हूं। है ना? हम बहुत कुछ हैं, है ना? इस एपिसोड में हम इन्हीं बहुत सारी हमारी पहचान, बहुत सारी आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी पर डिस्कशन करेंगे, और वो है जेंडर। अब ये जेंडर होता क्या है? अक्सर हम जेंडर का मतलब गलत निकाल लेते हैं। जेंडर का मतलब आपके सेक्स, या हिंदी में कहें तो आपके लिंग से नहीं है। आपका लड़का या लड़की होना आपका जेंडर नहीं है। तो फिर जेंडर है क्या? चलिए, इस एपिसोड में इसी पजल को सॉल्व करते हैं। अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला ना कि मैं तो लड़की हूं या मैं तो लड़का हूं। बस इसी लड़का या लड़की होने की वजह से ये जो आसपास के लोग आपसे कुछ खास तरह से बिहेव करने की उम्मीद करते हैं, या कुछ खास तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे चाहते हैं, यही तो जेंडर है। चलिए, आप इसे ऐसे समझिए। आप में से कईयों ने यह सुना होगा कि लड़की है तो घर का काम सीखना चाहिए, या लड़का है तो दुकान पर जाकर सामान इसे ही लाना चाहिए। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स कि लड़की है तो गुड़िया के साथ ही खेलेगी, लड़का है तो उछल कूद वाले खेल ही खेलेगा, लड़का है तो बाल छोटे ही रखेगा, लड़की है तो बाल बढ़ाने ही हैं। यही सब जेंडर कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हां, ऐसा तो होता है। ये भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना होता हो, लेकिन अपने आसपास ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। लड़का और लड़की के बीच पैदा हुए इसी डिफरेंस, इसी सोशल डिवीजन को पता है क्या कहते हैं? जेंडर डिवीजन। जी हां, जेंडर डिवीजन। ये डिवीजन हमारी सोसाइटी की घिसी पिटी सोच की वजह से होता है। घिसी पिटी सोच का मतलब है कि जैसा होता आ रहा है वो होने दो, चाहे वो सही हो या नहीं। इस घिसी पिटी सोच को स्टेरियोटाइप या रूढ़िवादी सोच भी कहते हैं। इसी सोच की वजह से ही लड़का और लड़की से अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसकी बात हमने अभी की ही। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जेंडर डिवीजन क्या होता है, तो आपको इसके आंसर में बताना है कि जेंडर डिवीजन लड़का और लड़की के बीच होने वाला एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो कि स्टेरियोटाइप सोच के कारण सोसाइटी द्वारा की जाने वाली एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। लेकिन ये जेंडर डिवीजन आखिर होता क्यों है? खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना सिर्फ वुमेन्स का काम ही क्यों है? और बाहर जाकर पैसा कमाना मेंस का काम क्यों है? आखिर ये जेंडर डिवीजन आता कहां से है? इसके आंसर को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है मीना। वो छोटी बच्ची है। बचपन से ही वो अपनी मम्मी को खाना बनाते, पोछा लगाते, बर्तन धोते, घरवालों का ध्यान रखते हुए देखती है। और सब घरवाले उसकी भी परवरिश इसी तरह करते हैं कि आगे जाकर वो भी ये सारे काम अच्छे से करे। बड़ी होकर वो भी यही सारे काम करती है। फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसके एक बच्ची होती है, टीना। टीना भी बचपन से अपनी मम्मी को सिर्फ घर का काम करते देखती है, और बड़ी होकर वो भी सिर्फ वही करती है। उसकी भी शादी होती है, और फिर उसके भी एक लड़की होती है, रीना। और फिर वही सर्कल शुरू हो जाता है। अब यहीं पर एक लड़के का एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। लड़के का नाम रख लेते हैं अजय। अजय हमेशा से देखता है कि उसके पापा काम के लिए बाहर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके दिमाग में एक मैन होने की यही इमेज बनती है। वही अजय बड़ा होकर फिर शादी करता है। फिर उसके एक लड़का होता है, विजय। और फिर वो अपने पिता को आगे यही सब करते देखता है। और आगे की कहानी आपको पता ही है। ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ऐसा होता आ रहा है, ये ठीक हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। सिर्फ लड़की होने की वजह से घर के कामों जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सिलाई कढ़ाई करना, बच्चों और बड़ों की देखभाल करने जैसी जिम्मेदारी उस पर है। यही बात जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहां घर के काम वुमेन्स ही करती हैं, और अगर डोमेस्टिक हेल्पर्स भी करते हैं तो भी उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वुमेन्स की ही होती है। तो अब अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आखिर होता क्या है, तो आपको इसके आंसर में बस ये बताना है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसा सिस्टम है जहां घर के सब काम या तो वुमेन्स द्वारा किए जाते हैं, या वुमेन्स की ही देखरेख में डोमेस्टिक हेल्पर्स द्वारा किए जाते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं कि लड़का घर का काम नहीं कर सकता या लड़की बाहर पैसा कमाने नहीं जा सकती। ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कितने ही मेंस को देखा होगा ढाबे पर या रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हुए। कितने ही मेंस कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई का काम भी करते हैं। और कितनी ही वुमेन्स को भी आपने बाहर के काम भी करते देखा होगा, बाहर जाकर पैसा कमाने वाले काम करते हुए। कितनी ही वुमेन्स इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर, पायलट, पॉलिटिशियन जैसे प्रोफेशंस में बढ़ चढ़कर पार्ट लेती हैं। कई वुमेन्स तो घर का भी काम करती हैं और फिर बाहर का भी काम करती हैं, लेकिन उनकी पहचान जो है वो एक घर पर काम करने वाली ही बनी रहती है, क्योंकि हम में से कईयों को उन्हें वैसे ही देखने की आदत है। इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही वुमेन्स हमारी सोसाइटी में उतना आगे नहीं बढ़ पाती हैं। हमारी दुनिया की पॉपुलेशन मेल और फीमेल में डिवाइड हो रखी है। जहां वुमेन्स हमारी पॉपुलेशन का 50% है, हमारी आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वुमेन्स पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाती हैं। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो वुमेन्स को पब्लिक अफेयर्स में हिस्सा लेने, पब्लिक ऑफिसेस के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने का भी राइट नहीं था। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश में नहीं था। बहुत सारी कंट्रीज में वुमेन्स को मेंस के कंपैरिजन में बहुत कम राइट दिए गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सिचुएशंस बदली। वुमेन्स ने मिलकर इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। कई देशों में फीमेल्स को बहुत अपोज किया गया, लेकिन इतना अपोज करने के बावजूद फीमेल्स ने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें वोटिंग राइट्स की लड़ाई में जीत मिली। इसी लड़ाई की वजह से फीमेल्स की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस में काफी बदलाव आया। इसी तरह की लड़ाई, इसी तरह के मूवमेंट्स फीमेल्स को सोसाइटी में बराबरी दिलाने के लिए किए गए। सिर्फ नौकरियों के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए ही नहीं, हमारे घर में फीमेल्स और मेल्स में बराबरी लाने के लिए भी मूवमेंट्स हुए हैं। और आपको पता है इस तरह के मूवमेंट्स क्या कहलाए? इस तरह के मूवमेंट्स कहलाए फेमिनिज्म मूवमेंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फेमिनिज्म मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे कि सोसाइटी में फीमेल्स को मेल्स के साथ बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए किए गए मूवमेंट्स को ही हम फेमिनिज्म मूवमेंट्स कहते हैं। इन मूवमेंट्स की वजह से वुमेन्स की कंडीशन में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि पहले भी बात हुई, अब वुमेन्स वो सब काम करती हैं जो पहले माना जाता था कि वो नहीं कर सकती। अब वुमेन्स टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील, मैनेजर, पायलट, आर्टिस्ट आदि सब कुछ हैं। है ना बढ़िया बात? तो स्टूडेंट्स बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले ऐसे मूवमेंट्स में वुमेन्स का साथ देने का, तो आप सब इन मूवमेंट्स में साथ देंगे? पता है, अगर आप इनमें साथ देंगे तो आप क्या कहलाएंगे? यानी कि अगर आप इनमें साथ देंगे या फीमेल्स और मेल्स में बराबरी की सोच रखेंगे, तो आपके लिए एक खास नाम भी है, फेमिनिस्ट। आप कहलाएंगे फेमिनिस्ट। ये वाकई बहुत अच्छा है ना? लेकिन सब इतना आसान नहीं है। हर जगह वुमेन्स की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। हमारे ही देश में अलग अलग जगह, और अलग अलग जगह क्या, अलग अलग घरों में ही वुमेन्स की कंडीशंस बहुत अलग हैं। हो सकता है आप में से किसी के घर में फीमेल्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हों, मेन और वुमेन बराबर, और किसी के घर में बहुत खराब। अलग अलग कंट्रीज में भी यही हाल है। किसी देश में हो सकता है ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी हो और कहीं बहुत खराब। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां फीमेल्स की कंडीशन बहुत अच्छी है? तो वो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन स्कैंडिनेवियन देशों की बात करें तो हम पाएंगे कि वहां फीमेल्स की कंडीशन काफी अच्छी है। वहां पर वुमेन्स घर की बाउंड्रीज में कैद नहीं हैं। वो खुलकर पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करती हैं। ये तो बात हो गई और देशों की, लेकिन हमारी कंट्री में फीमेल्स की कंडीशन कैसी है? एक मोटा मोटा अंदाजा तो आप अपने घर और आसपास देखकर भी लगा सकते हो। लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत बड़ा है। लेकिन इस बड़े देश की भी बात करें तो हम पाएंगे कि यहां हालांकि आजादी के बाद से बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं फीमेल्स की कंडीशन में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। अभी भी हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी ही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि ये मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। जैसा कि नाम में ही है, मेल डोमिनेटेड, यानी जहां मेल डोमिनेट करता है।
जहां सबसे ऊपर मेल्स हैं। डिसीजन लेने की ताकत उनके हाथ में है। इस तरह की सोसाइटी में फीमेल्स हमेशा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं। आइए हम इस डिस्क्रिमिनेशन को स्टैटिस्टिक्स के जरिए और समझते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जहां टोटल मेल्स में 76% मेल्स लिटरेट हैं, वहीं टोटल फीमेल्स में से सिर्फ 54% लिटरेट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फर्क है मेल्स और फीमेल्स में लिटरेसी के मामले में, तो आप कहेंगे टोटल मेल्स में 76% मेल्स लिटरेट हैं, वहीं टोटल फीमेल्स में से सिर्फ 54% लिटरेट हैं। इतना फर्क है पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़कों और लड़कियों में। कुछ लड़कियां स्कूल में पढ़ भी लेती हैं, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती, कॉलेज में नहीं जा पाती। अब ऐसा कोई उनकी इच्छा या उनकी कैपेबिलिटी में कमी की वजह से थोड़ी हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सोसाइटी के तौर पर हमारी सोच आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब चाहे तो आप अपने ही स्कूल में देख लीजिए, लड़कियां लड़कों जितने ही नंबर लाती होंगी, लड़कों और लड़कियों का पास फेल का रेशियो लगभग बराबर ही होगा। लेकिन हमारे देश में लड़कियां चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स बस अपने लड़कों को ही पढ़ाना चाहते हैं। सोचते हैं लड़कियां पढ़ लिख कर भी क्या ही कर लेंगी। कुछ इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनके पास पैसे कम हैं, और लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई में से वो लड़कों को चुनते हैं कि लड़के की पढ़ाई में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है। कुछ के पास पैसे होते भी हैं तो भी वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई अपने लड़के को ही देना चाहते हैं। अब जब लड़कियों को पढ़ने के मौके ही नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? वो सोसाइटी में पीछे ही रहेंगी, वो नौकरी नहीं कर पाएंगी, पैसा भी नहीं कमा पाएंगी और उनकी हालत खराब ही रहेगी। इसलिए नौकरियों की बात करें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर बड़ी नौकरियों में फीमेल्स बहुत ही कम हैं। लेकिन नौकरियों में फीमेल्स के कम होने का मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स काम कम करती हैं। अगर हर तरह के कामों को मिला लें, घर के भी और बाहर के भी, तो हम पाएंगे कि फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। लेकिन चूंकि घर के काम के तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो इसकी हम वैल्यू नहीं करते, और बाहर के कामों में भी फीमेल्स को मेल्स से कम पैसे ही दिए जाते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम टाइम यूज सर्वे, जिसे साल 1998-1999 के बीच में किया गया था, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ये सर्वे इस देश के 6 स्टेट्स में किया गया था। इस सर्वे में हमारे सामने ये बात आई कि यहां एक मेल एक दिन में 6.5 घंटे काम करता है, वहीं एक फीमेल एक दिन में 7.5 घंटे से भी कुछ ऊपर ही काम करती है। लेकिन चूंकि मेल्स मोस्टली वो काम करते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है, तो उनके काम को ही काम के तौर पर देखा जाता है। फीमेल्स के घर के काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे सीधा सीधा पैसा नहीं कमाया जा रहा। कई फीमेल्स सीधे सीधे पैसे कमाने वाले काम भी करती हैं, लेकिन ज्यादा काम वो घर के ही करती हैं, जिसके ना तो उन्हें पैसे मिलते हैं और ना ही जिसे एक काम की तरह देखा जाता है। इस सर्वे में मेल्स और फीमेल्स के सभी कामों की एक लिस्ट बनाई गई, तो पाया गया कि कमाई के लिए किए गए काम के लिए जहां एक दिन में वुमेन 2 घंटे 40 मिनट देती हैं, वहीं मैन 6 घंटे देते हैं। घर के कामों के लिए जहां वुमेन एक दिन में 5 घंटे देती है, वहीं मैन आधा घंटा ही देते हैं। बातचीत में जहां वुमेन एक दिन में 1 घंटा 20 मिनट खर्च करती हैं, वहीं मैन 1 घंटा 25 मिनट खर्च करते हैं। कुछ काम न करने और आराम करने में जहां वुमेन एक दिन में 3 घंटा 50 मिनट देती हैं, वहीं मैन 3 घंटा 40 मिनट देते हैं। सोने और खुद का ध्यान रखने, पढ़ने और दूसरे कामों में जहां वुमेन एक दिन में 11 घंटा 10 मिनट देती हैं, वहीं मैन 12 घंटे 25 मिनट देते हैं। ये तो ओवरऑल कामों की बात हो गई। लेकिन अगर सिर्फ इनकम के लिए किए जाने वाले कामों की ही बात करें, तो भी आप पाएंगे कि वहां भी इक्वालिटी नहीं है। अब आप ही बताइए कि जब एक ही काम कर रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं, तो फिर पैसा भी तो बराबर ही मिलना चाहिए ना। यही बात द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 करता है। ये एक्ट कहता है कि बराबर काम के बराबर पैसे मिलने चाहिए। अब आपके पास अगर ये सवाल आए कि द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 क्या कहता है, तो आप इसके आंसर में बताइएगा कि
ये एक्ट कहता है कि वुमेन और मेन को बराबर काम के पैसे बराबर ही मिलने चाहिए। लेकिन फिर भी चाहे स्पोर्ट्स हो या सिनेमा हो या फैक्ट्रियों का ही काम क्यों ना हो, वुमेन को मेन के कंपैरिजन में कम ही पैसा मिलता है, जबकि काम दोनों बराबर करते हैं। अब आप बताओ, ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ नौकरियों में ही नहीं है। ये तो लड़की के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। और पैदा होते ही क्या, ये तो लड़की के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। हमारे देश भारत के बहुत से हिस्सों में पेरेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि उनके लड़की हो, वो लड़का ही पैदा करना चाहते हैं। अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि तय कर लें कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो पेरेंट्स बहुत ही घिनौना काम करते हैं। वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, यानी उसे अबॉर्ट करवा लेते हैं। साल 2011 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे इंडिया में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां ही हैं। ये हमारे पूरे देश में है। अलग अलग स्टेट्स में ये स्टैटिस्टिक अलग है। कई स्टेट्स में तो ये रेशियो 850 और कहीं तो 800 तक गिर जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के चाइल्ड सेक्स रेशियो को जानते हैं, जिसमें केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो 951 से ऊपर है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मणिपुर, नागालैंड स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो 926 से 950 के बीच है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में चाइल्ड सेक्स रेशियो 901 से 925 के बीच है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड में चाइल्ड सेक्स रेशियो 876 से 900 के बीच है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में ये रेशियो 875 से नीचे है। तो स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि अलग अलग स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो की क्या कंडीशन है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो 900 से कम है, तो वो राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो 950 से ज्यादा है, तो वो राज्य हैं केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। देखा कैसी कंडीशन है हमारे देश में फीमेल्स की? ये तो सिर्फ उनके पैदा होने से पहले तक की कंडीशन है। अगर हम आगे देखें तो पाएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन आगे चलकर और हॉरिबल फॉर्म ले लेता है, जिससे फीमेल्स की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। आप सब न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे ना, वरना न्यूज़ चैनल्स तो देखते ही होंगे। वो भी नहीं तो आपने अपने आसपास भी देखा ही होगा या सुना होगा कि फीमेल्स के साथ कैसे कैसे क्राइम होते हैं। छेड़खानी से लेकर हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस तक सब क्राइम्स की खबर आ जाती है। शहरों में तो हमें अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स देखने सुनने को मिल ही जाते हैं। और सिर्फ बाहर ही नहीं, उनके अपने घर में कई तरह के टॉर्चर्स उन पर किए जाते हैं। है ना बहुत चिंता की बात? लेकिन इसके लिए किया क्या जाना चाहिए? यूं तो एक सिटीजन के तौर पर, सोसाइटी के हिस्से के तौर पर और एक इंसान के तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और किया भी जाना चाहिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे उसकी जिससे हमारा देश चलता है, पॉलिटिक्स। इसी पर हम आगे बात करेंगे कि किस तरह देश की पॉलिटिक्स में सही बदलाव और सुधार कर हम सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। इस सुधार के लिए सबसे जरूरी बात तो यही है कि विमेन्स खुद पॉलिटिक्स में आएं। जब वे खुद पॉलिटिक्स में आएंगी तभी उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुना और समझा जाएगा। इसके लिए तो यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा विमेन्स गवर्नमेंट का हिस्सा बने। लेजिस्लेचर में विमेन्स हमेशा से ही कम रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोकसभा में फीमेल मेंबर्स की सबसे ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ 14.36% ही रही है साल 2019 में। और अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें तो ये नंबर 5% से भी कम है। इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो विमेन्स के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिहाज से इंडिया बहुत से देशों से काफी नीचे है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश भारत से आगे हैं। फीमेल्स का गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में नेशनल पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन नॉर्डिक कंट्रीज में, यानी कि
42.3% देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अमेरिका 29.5% के साथ। फिर आता है यूरोप 26.4% के साथ। उसके बाद आता है सब सहारन अफ्रीका 23.7% के साथ। फिर एशिया 19.8% के साथ। फिर अरब स्टेट्स 18.6% के साथ। फिर पैसिफिक 15.6% के साथ। और फिर आता है हमारा देश भारत 11.8% के साथ। देखा आपने, दुनिया के और देशों से इंडिया की सिचुएशन कितनी खराब है। हमारी गवर्नमेंट में ज्यादातर मेल्स ही हैं। हमारे देश में वुमेन्स चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बनी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में वुमेन्स का ओवरऑल नंबर तो कम ही रहा है। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? इस प्रॉब्लम से निपटने का एक तरीका तो यही हो सकता है कि इसे कानून ही बना दिया जाए कि कम से कम इतनी वुमेन्स तो गवर्नमेंट में रहेंगी ही, सेंटर में भी, स्टेट में भी और लोकल गवर्नमेंट में भी। ऐसा पंचायती राज में हुआ भी है। लोकल गवर्नमेंट में चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, 1/3 जगह फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। अब शहर और गांवों की लोकल गवर्नमेंट में 10 लाख से ज्यादा फीमेल्स हैं। फीमेल्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह फीमेल्स के लिए 1/3% सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी मांगती रही हैं। इसके लिए एक बिल प्रपोज भी किया गया था, लेकिन वो एक डेकेड से पेंडिंग पड़ा है। पेंडिंग इसलिए पड़ा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल के लिए एक राय बना ही नहीं पा रही हैं। जेंडर डिवीजन इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस तरह के सोशल डिवीजन को दूर करने के लिए पॉलिटिक्स एक जरूरी मीडियम है। पॉलिटिक्स में चेंज लाकर ही जल्द से जल्द इस सोशल डिवीजन को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ जेंडर डिवीजन ही नहीं, किसी भी तरह के सोशल डिवीजन को अगर हम पॉलिटिक्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, उसे अगर एक पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, तो फिर उसमें सुधार के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स का पॉलिटिकल डोमेन में आना बहुत जरूरी है, तभी इस पर जल्द से जल्द काम किया जा सकता है। जेंडर डिवीजन हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश की। जेंडर डिवीजन के अलावा और भी तरह के सोशल डिविजन्स देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। उनमें से एक पर हम अभी बात करने वाले हैं, और वो है रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन। अब अगर आपसे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो आप उसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? आइए समझते हैं। इंडिया और इंडिया के साथ ही ऐसे बहुत से देश हैं जहां बहुत से रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों के बीच होने वाले लड़ाई झगड़ों को आप सबने देखा सुना होगा ही। अगर अपने आसपास नहीं तो न्यूज चैनल्स पर ही, चाहे वो हमारे देश में हो या और किसी देश में। रिलीजन डिवीजन इन दिनों एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर उभर कर आया है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के एंगल से देखकर हम जेंडर डिफरेंसेस से रिलीजन डिफरेंसेस को कंपेयर करें, तो हम पाएंगे कि रिलीजियस डिफरेंसेस को जेंडर डिफरेंस से ज्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। पॉलिटिक्स में रिलीजन डिफरेंस के बारे में और इसको दूर करने के बारे में ज्यादा बातें होती हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। गांधी जी हमेशा कहा करते थे, पॉलिटिक्स को कभी भी रिलीजन से अलग नहीं किया जा सकता। रिलीजन से उनका मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म या क्रिश्चियनिटी से नहीं था। उनके कहने का मतलब ये था कि हर रिलीजन मॉरल वैल्यूज की बात करता है। उन मॉरल वैल्यूज पर पॉलिटिक्स को चलना चाहिए। गांधी जी पॉलिटिक्स में मॉरल वैल्यूज की बात करते थे, और कोई भी रिलीजन मॉरल वैल्यूज ही सिखाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में रिलीजन के नाम पर लड़ाई झगड़े और मारकाट भी बहुत होती है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा है कि हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटी ही कम्युनल राइट्स का शिकार होती है। उनका कहना है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को खास कदम उठाने चाहिए। रिलीजन हमें मॉरल वैल्यूज जरूर सिखाता है, लेकिन बहुत से और आमतौर पर सभी रिलीजन्स में कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं हैं। फीमेल्स के लिए होने वाले मूवमेंट्स यही बात कहते हैं कि सब रिलीजन्स में परिवार के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जिन्हें फैमिली लॉज कहा जाता है, वो फीमेल्स के लिए होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं। उनकी ये मांग है कि गवर्नमेंट इन लॉज को बदले ताकि फीमेल्स सोसाइटी में बराबरी का दर्जा पा सकें।
अब यहां सवाल बनता है कि फैमिली लॉज क्या होते हैं। तो इसका आंसर है, फैमिली लॉज वो लॉज होते हैं जिनमें फैमिली रिलेटेड मैटर्स जैसे शादी, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और भी बहुत कुछ के बारे में नियम होते हैं। अभी जो हमने ये सब कुछ आपको बताया, इनसे ये तो बिल्कुल साफ है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक रिश्ता तो है, और इनके बीच रिश्ता शायद होना भी चाहिए। चूंकि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, तो रिलीजियस कम्युनिटीज का भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उन रिलीजियस कम्युनिटीज की नीड्स, डिमांड्स और इंटरेस्ट्स को एक्सप्रेस करने के मौके मिलने ही चाहिए। जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर होती है, उन लोगों को भी देश में रिलीजन और उसके बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर नजर रखनी चाहिए। किसी रिलीजन को किस तरह प्रैक्टिस किया जा रहा है? क्या किसी रिलीजन की प्रैक्टिस के नाम पर किसी दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा? रिलीजियस मेजॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी को ऑप्रेस तो नहीं कर रही? इस तरह की बातों पर नजर रखी जानी चाहिए, और अगर दखल देना जरूरी हो तो रिलीजन के मामले में पॉलिटिक्स को जरूर दखल देना चाहिए। इस तरह के पॉलिटिकल एक्ट्स गलत नहीं होते, लेकिन इसके पीछे शर्त यही है कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ही ट्रीट किया जाए। जब हम किसी रिलीजन को, किसी देश को सिर्फ एक रिलीजन से जोड़कर देखते हैं, जब देश के नेता किसी एक रिलीजन को बड़ा और एक को छोटा दिखाना शुरू कर देते हैं, या रिलीजन के बेसिस पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में देश को बांट देते हैं, इससे देश में टेंशन पैदा होना आम है। इससे एक रिलीजन को मानने वाले दूसरे रिलीजन को मानने वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने बात की, ऐसा तभी होता है जब एक रिलीजन को दूसरे से ऊंचा बताया जाता है। इस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट एक रिलीजियस ग्रुप को दूसरे पर हावी कर देती है, जिससे कि उसकी पावर बनी रहे, चाहे जनता आपस में लड़ती रहे। इस तरह से जब रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाता है, तो उसे कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स का आइडिया ही यही है कि रिलीजन ही वो बेसिस है जिस पर सोसाइटी बनती है। किसी एक रिलीजन को मानने वाले लोग एक ग्रुप के हैं और दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोग अलग ग्रुप के हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। चाहे दो लोगों या दो ग्रुप्स के रिलीजन अलग अलग हों, लेकिन उनकी रोज की जरूरतें तो सेम ही होती है ना। सभी को अच्छी तरह से लाइफ ही तो जीनी होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को माने। लेकिन कम्युनल माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। वो दो अलग रिलीजन वाले लोगों को एक दूसरे से अलग ही मानते हैं। उनके हिसाब से उनका रिलीजन ही सबसे ऊपर होता है। दो रिलीजन वाले ग्रुप्स एक साथ नहीं रह सकते। अगर रहते हैं तो एक को दबकर रहना पड़ेगा, नहीं तो रिलीजन के हिसाब से उनका दूसरा देश होना चाहिए। इस तरह से सोचना ही गलत है। एक ही रिलीजन को मानने वाले दो लोग ही एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। रिलीजन के अलावा भी लोगों की बहुत सी पहचान होती हैं। ये पहचान उनके काम, उनके बिहेवियर, उनके शहर या राज्य, उनके पर्सनल फाइनेंस और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें लोगों को उनके रिलीजन से अलग कर उनके इंटरेस्ट्स और नीड्स पर बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इंसान को रिलीजन से ऊपर उठकर देखते ही नहीं हैं, क्योंकि इससे उनको पॉलिटिकल फायदा होता हुआ दिखता है, या फिर वो अपनी इस कम्युनल सोच से इतने भर गए हैं कि इसके अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म किस किस तरह से दिखता है। और अगर आपसे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ कैन कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स टेक वेरियस फॉर्म्स, तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? आइए जानते हैं। हमारे बिलीफ और आइडियोलॉजीज रोज की जिंदगी से ही बनती हैं, जिससे पॉलिटिक्स भी अफेक्ट होती है। डेली लाइफ में ही हमें कम्युनलिज्म देखने को मिल जाता है। जब हम ये कहते हैं कि इस रिलीजन के लोग तो ऐसे ही होते हैं, या इस रिलीजन के लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस तरह से बात करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, बुरे होते हैं, इस तरह के रिलीजियस प्रेजुडिसेस और स्टेरियोटाइप्स बहुत ही आम हैं। इसके साथ ही ये भी मानना आम है कि हमारा रिलीजन बाकी रिलीजन से अच्छा है। जिन लोगों का कम्युनल माइंड होता है,
वो हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका रिलीजियस ग्रुप डोमिनेट करे। अगर कोई मेजॉरिटी रिलीजन से है तो वो चाहेगा कि वो माइनॉरिटी को दबाकर रखे और अपने रिलीजन को सबसे ऊपर रखे। वहीं अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन से है तो वो यही चाहेगा कि उसकी एक अलग से पॉलिटिकल यूनिट हो, ताकि वो उस तरह से अपने रिलीजन और अपना रुतबा बनाकर रखे। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडर भी अपने फायदे के लिए करते हैं। किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर या उसे बड़ा बताकर वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर अपना वोट बैंक बनाते हैं। इस मोबिलाइजेशन के लिए वो उस रिलीजन के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल होकर एक रिलीजन के लोगों से अपील करते हैं। उस रिलीजन के प्रीस्ट, पंडित या मौलाना से अपने रिश्ते दिखाकर वोट लेने की कोशिश करते हैं, या कभी कभार तो दूसरे रिलीजन का डर दिखाकर भी एक रिलीजन के लोगों को इकट्ठा करते हैं। किसी एक रिलीजन के वोटर के ही इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर और किसी एक रिलीजन के लोगों की ज्यादा फिक्र करके भी एक रिलीजन को दूसरे के मुकाबले प्रेफरेंस दी जाती है। इस तरह का कम्युनलिज्म कब कम्युनल वायलेंस, दंगे और कत्लेआम का रूप ले लेता है, पता भी नहीं चलता। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त हम लोगों ने सीरियस कम्युनल रायट्स झेले हैं और उसके बाद भी कई बार हमारे देश में कम्युनल वायलेंस देखी गई है। तो अब तक हम ये तो जान ही चुके हैं कि किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनलिज्म को बढ़ावा भी देते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट को कभी भी कम्युनल होना नहीं चाहिए। एक गवर्नमेंट के कम्युनल होने का मतलब है पूरे देश को बर्बादी की राह पर ले जाना। किसी भी गवर्नमेंट को हमेशा सेक्युलर होना चाहिए, तभी वो अच्छे से इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को चला पाएगी। कम्युनलिज्म हमेशा से हमारे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है और आज भी है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को भी ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट के मॉडल को चुना। इस सेक्युलर स्टेट के मॉडल के अंडर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए, जिन्हें आइए हम फिर से समझते हैं। पहला है, भारत की गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। कई देशों की गवर्नमेंट्स का ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे कि श्रीलंका का बुद्धिज्म है और पाकिस्तान का इस्लाम है और इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इंडिया का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को अपना रिलीजन मानने की, प्रैक्टिस करने की और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। साथ ही ये आज़ादी भी देता है कि कोई किसी रिलीजन को ना भी माने। इसके बाद तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। और चौथा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के मुद्दे पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के लिए भी अलाउ करता है, जिससे कि गवर्नमेंट ये एंश्योर करे कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच इक्वालिटी बनी रहे। इसके बाद पांचवा है, सेक्युलरिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी ही नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। कम्युनलिज्म से सिर्फ किसी खास रिलीजन का ही नुकसान नहीं होता, इससे पूरे देश का नुकसान होता है। यही रीजन है कि कम्युनलिज्म से लड़ा जाना चाहिए। इसके लिए हमारे देश जैसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का होना तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कम्युनल प्रेजुडिस और प्रोपेगेंडा से हमें रोज ही लड़ना होगा और रिलीजन के आधार पर हमें जो डिवाइड किया जाता है उसका भी सामना करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिश्ते को समझा कि कैसे ये दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। रिलीजन हमारे देश की पॉलिटिक्स का एक जरूरी एस्पेक्ट रहा ही है। रिलीजन के अलावा एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा हमारे देश की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है और उससे अफेक्ट होता भी है। हम बात कर रहे हैं कास्ट की। पॉलिटिक्स और कास्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इससे पहले कि हम कास्ट और उसके एस्पेक्ट्स की बात करें, हम हमारे देश में जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी है उसे सेंसस ऑफ इंडिया के साल 2011 के स्टैटिस्टिक्स से अच्छे से समझ लेते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में इंडिया के हर सिटीजन का रिलीजन का डेटा लेता है। जो ये डेटा लेने का काम करता है
वो घर घर जाता है और घर के हर एक इंसान का रिलीजन उससे पूछता है और उसे लिखता है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसका कोई भी रिलीजन नहीं है या फिर ये कहता है कि वो एथीस्ट है, तो उसे वैसा ही लिखा जाता है। इससे हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे देश में किस धर्म के कितने लोग हैं और बाय टाइम इसमें कितना बदलाव हुआ है। आइए हम इस बदलाव को जानते हैं। आज़ादी के बाद से ही हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी है, लेकिन इस पॉपुलेशन में सभी रिलीजन्स का रेशियो लगभग वही है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किस रिलीजन के कितने लोग घटे या बढ़े हैं। तो इसमें हिंदू, जैन और क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन 1961 के कंपैरिजन में थोड़ी कम हुई है। मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी है। हमारे देश में कई लोगों को एक गलतफहमी रही है। मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कम्युनिटी, जिसे हम सचार कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन अगले 50 सालों में लगभग 3 से 4% बढ़ सकती है। इससे ये साबित होता है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये पाएंगे कि देश की पूरी पॉपुलेशन में सभी रिलीजन्स का जो रेशियो है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। यही बात कास्ट के लिए भी है। सेंसस ऑफ इंडिया ने 2 सोशल ग्रुप्स की काउंटिंग की। ये 2 सोशल ग्रुप्स थे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर सैकड़ों कास्ट्स और ट्राइब्स इंक्लूडेड थे। इन सभी के नाम ऑफिशियल शेड्यूल में लिखे हुए हैं। इस ऑफिशियल शेड्यूल से ही शेड्यूल शब्द आया है, जिसका इस्तेमाल हम इन कास्ट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हम यूजुअली दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दलित कहे जाने वाले इन लोगों को हिंदू धर्म में आउटकास्ट्स का दर्जा दिया जाता था। उन्हें बाकी सोसाइटी से अलग रखा जाता था और उन्हें छूने से भी लोग कतराते थे। यहां सवाल बनता है कि शेड्यूल्ड कास्ट में शेड्यूल्ड शब्द कहां से आया। आउटकास्ट समझी जाने वाली कास्ट्स और ट्राइब्स का नाम जिस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसका नाम ऑफिशियल शेड्यूल है। वहीं से ये शेड्यूल्ड शब्द आया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग वो लोग होते थे जिन्हें पहले आदिवासी कहा जाता था। आदिवासी कहे जाने वाले लोग जंगलों में रहा करते थे और बाहर के लोगों से इनका ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था। 2011 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट हमारे देश की पॉपुलेशन की 16.6% थी और शेड्यूल्ड ट्राइब 8.6% थी। ये सेंसस अभी तक अदर बैकवर्ड क्लासेस को काउंट नहीं करता है। इसी वजह से अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन को लेकर थोड़े डिफरेंसेस हैं। 2004-2005 के द नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक अदर बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 41% है। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन को गिने तो हम पाएंगे कि इनकी पॉपुलेशन हमारे देश की कुल पॉपुलेशन की 2/3% है और हिंदू पॉपुलेशन का 3/4% है। जेंडर और रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन तो सभी देशों में ही देखने को मिलता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन अगर हम कास्ट की बात करें तो ये हमें हमारे ही देश में देखने को मिलेगा। यूं तो हर सोसाइटी में ही किसी न किसी तरह से सोशल इनइक्वालिटी होती ही है और ये भी होता है कि अगर कोई आदमी किसी काम को करने में माहिर है तो वो उसे अपने बेटे को भी सिखाता है, जिससे कि उसका बेटा भी वही काम करे और अपना जीवन चलाए। कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो पूरी फैमिली ही एक ही तरह का काम करती है, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशन। ज्यादातर सोसाइटीज में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक ही ऑक्यूपेशन पास ऑन होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है। एक ही तरह का काम अगर इच्छा से किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उस तरह का काम करना आपकी मजबूरी ही बन जाए तो ये ज्यादती का रूप ले लेती है। ऐसा ही कास्ट सिस्टम में होता है। एक कास्ट वाले लोग एक अलग सोशल ग्रुप होते हैं और दूसरी कास्ट वाले लोग एक अलग सोशल ग्रुप होते हैं। किसी एक कास्ट वाले लोग एक ही जगह पर रहते हैं। लोग सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते हैं। यहां तक कि खाना पीना भी सिर्फ अपनी ही कास्ट वालों के साथ, दूसरी कास्ट वालों के साथ वो भी अलाउड नहीं। इस तरह के कास्ट सिस्टम में कोई ऊंचा होता है तो कोई नीचा। डिस्क्रिमिनेशन इस पूरे कास्ट सिस्टम का बेसिस है।
एक वक्त पर हमारे देश की इतनी बुरी हालत थी कि नीची माने जाने वाली कास्ट को छूना तक पाप माना जाता था। लेकिन फिर हमारे देश में ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स आए, जिन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तरफ काम शुरू किया जहां सब बराबर हों और किसी तरह की इनइक्वालिटी ना हो। कुछ उनकी कोशिशों और कुछ दूसरे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से इंडिया में कास्ट और कास्ट सिस्टम में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी और एजुकेशन में हुई तरक्की, नौकरियों के बढ़ने, नौकरियां बदलने के मौके मिलने यानी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से, और गांवों में लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन कमजोर होने की वजह से जो पुराना कास्ट सिस्टम था वो अब टूट रहा है। कास्ट हायरार्की, जिसमें हर कास्ट ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल पर होती है, अब खत्म हो रही है। शहरों में, खासतौर पर बड़े शहरों में, अब मोस्टली लोगों को एक दूसरे की कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बगल में चलने वाला आदमी किस कास्ट का है या किसी रेस्टोरेंट में अगली टेबल पर खाना खाने वाला आदमी किस कास्ट का है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर कुछ सवाल बनते हैं, जैसे पहला ये कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। इसका आंसर है लोगों का गांव छोड़कर शहर में बसना ही अर्बनाइजेशन होता है। इसके बाद एक सवाल ये भी बनता है कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है। तो इसका आंसर है किसी नई जनरेशन का अपने पुश्तैनी ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट होना ही ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाता है। इसके बाद एक सवाल ये भी बनता है कि कास्ट हायरार्की क्या होती है। तो इसका आंसर है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी कास्ट्स को नीचे से ऊपर अलग अलग लेवल्स पर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कई कानून बनाए हैं और कास्ट सिस्टम की वजह से जो इनजस्टिस हुए हैं उन्हें रिवर्स करने के लिए भी कई पॉलिसीज लागू की गई हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर हमारे देश की 100 साल पहले और अब की हालत में काफी बड़ा बदलाव आया है। लेकिन इस बहुत बड़े बदलाव के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया से कास्ट पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। कास्ट सिस्टम के कई पुराने एस्पेक्ट्स अब भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी भी ज्यादातर लोग अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सालों के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का असर अब भी देखने को मिल ही जाता है। जब कास्ट सिस्टम काम करता था तब जिन कास्ट्स को पढ़ने की आज़ादी थी और मौके मिले थे, उन्हें उसके चलते एक अच्छी परवरिश भी मिली और उन कम्युनिटीज के लोग आज मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं। लेकिन वो लोग जो उस वक्त नहीं पढ़ पाए थे वो पीछे छूट गए। यही वजह है कि आज भी शहरों में जो अर्बन मिडिल क्लास है, इनमें सो कॉल्ड ऊंची कास्ट वाले लोग ही ज्यादा हैं। अभी भी हम देखें तो वो लोग जो इकोनॉमिकली एक अच्छी पोजीशन पर हैं, उनमें से ज्यादातर किसी खास कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। कास्ट और लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस का भी गहरा रिश्ता है। आइए कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के इस रिश्ते को समझते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं? आइए समझते हैं। हमारे देश में जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस है, उसकी एक बड़ी वजह कास्ट भी रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर काम ही करते थे और दूसरी कास्ट के लोग दूसरा काम करते थे। चूंकि कास्ट के नाम पर लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो सो कॉल्ड नीची जाति वाले लोगों को कई तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। जैसे कि उन्हें लैंड ओन करने का कोई हक नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का भी कोई हक नहीं था। हालांकि अब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो हमें सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सदियों तक इस इनजस्टिस का असर सोसाइटी में आज तक महसूस किया जाता है। उसी असर के तौर पर नई तरह की इनइक्वालिटीज जरूर पैदा हो गई हैं। इन्हीं में से एक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी पैसों में इनइक्वालिटी। आज से अगर सिर्फ 20-30 साल पहले की ही बात करें तो हमें पता लगता है कि नीची कही जाने वाली कास्ट्स में अमीर लोग न के बराबर थे। बीते कुछ टाइम में इस कंडीशन में जरूर बदलाव आया है
अब हर तरह की कास्ट्स में हमें बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे को समझें, जो साल 1999 से 2000 के बीच किया गया था, तो पाएंगे कि कास्ट कई मायनों में इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम कास्ट ग्रुप्स का एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो पाएंगे कि इसमें भी वही ऊंच नीच बनी हुई है। जो लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, वो इसमें सबसे अच्छे हैं, और जो दलित और आदिवासी कहे जाने वाले लोग हैं, वो सबसे नीचे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि गरीब लोग तो हर कास्ट में ही हैं, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोगों का प्रपोर्शन सो कॉल्ड नीची कास्ट वाले लोगों में बहुत ज्यादा है। सो कॉल्ड ऊंची कास्ट वाले लोगों में उतना नहीं है। यही बात अमीरी के साथ भी है। अमीर लोग यूं तो हर कास्ट में हैं, लेकिन अमीर लोगों की काउंटिंग सो कॉल्ड ऊंची कास्ट वालों में बहुत ज्यादा है और सो कॉल्ड नीची कास्ट वालों में बहुत कम। आइए हम इसी सर्वे में 1999 से 2000 के स्टैटिस्टिक्स के जरिए ये जान लेते हैं कि किस कास्ट और कम्युनिटी के लोग गरीबी में कहां पर हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 45.8% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 35.6% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के 35.9% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 38.3% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के 27% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 29.5% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। मुस्लिम अपर कास्ट के 26.8% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 34.2% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। हिंदू अपर कास्ट के 11.7% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 9.9% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। क्रिश्चियन अपर कास्ट के 9.6% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 5.4% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। सिख अपर कास्ट के 0% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 4.9% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अदर अपर कास्ट्स में 16% लोग रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अर्बन एरियाज में 2.7% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये तो हो गई हमारी अभी की सोसाइटी में कास्ट की कंडीशन। लेकिन यही कास्ट की कंडीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है। रिलीजन की तरह ही कास्ट भी हमारे देश की पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है, ना ही हमारी पॉलिटिक्स कास्ट से अछूती है। जैसा कि हमने अभी रिलीजन के बारे में जाना था कि रिलीजन को ही इकलौता बेसिस मान लिया जाता है किसी भी सोशल कम्युनिटी का, वही बात कास्ट के साथ भी है। लोग यही मानते हैं कि एक कास्ट वाले लोग एक अलग सोशल ग्रुप हैं और दूसरी कास्ट वाले दूसरा। अगर हम इसी हिसाब से सोचें तो जो लोग एक कास्ट से बिलोंग करते हैं वो एक ही ग्रुप हैं और वो ग्रुप एक ही तरह से सोचता और काम करता है। अब ये जो सोच है कि एक कास्ट के लोग एक ही तरह के होते हैं, इसके पीछे कोई बेसिस तो है नहीं। ये तो हमारे ही प्रेजुडिस हैं। कास्ट लंबे टाइम तक किसी एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी जिंदगी का एक एस्पेक्ट रहा जरूर है और शायद अब भी हो, लेकिन वो कोई इकलौता या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर है। आइए हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो इसके पीछे कास्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। जिस भी जगह से चुनाव लड़ा जा रहा है उस जगह किस किस कास्ट के लोग रहते हैं, किस कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर जिस कास्ट के लोग ज्यादा होते हैं उस जगह पर उसी कास्ट का कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है ताकि उस कास्ट के लोग उसे ही वोट दें और उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद मिले। जब गवर्नमेंट बन भी जाती है तब भी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि अलग अलग कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी गवर्नमेंट में हो। पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कास्ट से वोट पाने के लिए वो उस कास्ट के मुद्दों पर ही बात करते हैं या उस कास्ट के लिए एक्स्ट्रा हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं।
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो बनी ही कास्ट के बेसिस पर हैं और वो उन कास्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर ही काम करती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट जैसे आइडियाज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पॉलिटिकल लीडर्स ने लोगों को मोबिलाइज करने और अपना पॉलिटिकल सपोर्ट बनाने के काम को करना शुरू कर दिया था। और कास्ट का एंगल जो हमारी सोसाइटी में है, उसका यूज इसी काम को करने का एक तरीका है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट की वजह से ही जो लोग अब तक अपनी कास्ट की वजह से नीचे समझे जा रहे थे, उनकी सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट मिला है। हमारे देश की पॉलिटिक्स में जितना फोकस कास्ट पर किया जाता है, उसे देखकर ऐसा लग सकता है कि ये इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बारे में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, हमारे देश की कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां किसी भी एक कास्ट की मेजॉरिटी हो। इसका मतलब है हर कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए एक से ज्यादा कास्ट के लोगों का भरोसा जीतना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट के सारे वोटर्स के वोट नहीं कलेक्ट कर पाती। जब लोग ये कहते हैं कि ये कास्ट इस पार्टी का वोट बैंक है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस कास्ट का एक बड़ा तबका इस पार्टी को वोट करता है। तीसरा पॉइंट है, कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं कि वो ऐसे ही कैंडिडेट को उतारती हैं जिस कैंडिडेट की कास्ट के लोग उस कंस्टिट्यूएंसी में नंबर्स में ज्यादा हों। अब ऐसा तो हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, तो सिर्फ कास्ट का फैक्टर तो काम करेगा नहीं। अब जो कास्ट बच गई है, यानी जिनकी कास्ट का एक भी कैंडिडेट नहीं है, वो भी कास्ट के बेसिस पर वोटिंग नहीं करेगी। तो ऐसे वोटिंग करने के पीछे कास्ट इकलौता फैक्टर नहीं रह जाता। चौथा पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रूलिंग पार्टी ही जीतेगी, वो तो बदलती रहती है। यही एमपीज और एमएलएज के साथ भी होता है। अगर सभी कास्ट और सभी कम्युनिटीज इतनी ही फिक्स होती कि उन्हें किसे वोट देना है, तो ये भी नहीं होता। इन सब पॉइंट से हम ये तो समझ गए कि कास्ट मैटर तो करती है, कास्ट एक फैक्टर तो है, लेकिन वो इकलौता फैक्टर नहीं है। हमारे देश में ऐसा भी है कि लोगों का स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, जो कि उनके अपनी कास्ट और कम्युनिटी के अटैचमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक ही कास्ट में होने के बावजूद दो लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग हो सकता है, क्योंकि कास्ट सिर्फ एक फैक्टर है। इसके अलावा एक फैक्टर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है। लोग किस तरह से एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और कौन से लीडर की कितनी पॉपुलैरिटी है, ये भी लोगों की वोटिंग की डिसीजन मेकिंग में बड़े फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करती, पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करती है। तो आइए उसी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अब चूंकि कास्ट पॉलिटिक्स में आ चुकी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स उसे अफेक्ट ना करे। इसीलिए पॉलिटिक्स में से तो कास्ट नहीं निकली, बल्कि पॉलिटिक्स ने कास्ट को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। हर कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ा करना चाहता है। ये काम वो अपने जैसी दूसरी कास्ट या सब कास्ट को खुद में शामिल करके करता है। अब चूंकि ऐसा होता है, तो कई कास्ट ग्रुप्स एक साथ आते हैं, जिससे कि उनके बीच डायलॉग और नेगोशिएशन होता है। पॉलिटिक्स के आने के बाद से कास्ट ग्रुप्स को दो नई कैटेगरीज में बांट दिया गया है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जाना कि कास्ट हमारे देश की पॉलिटिक्स में कई तरह के रोल अदा करती है। कई बार पॉलिटिक्स में कास्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से ये होता है कि कई कम्युनिटीज जो पिछड़ी हुई हैं, उन्हें अपने हिस्से की पावर मांगने का मौका मिलता है। अगर इस तरीके से देखें, तो कास्ट पॉलिटिक्स ने दलित और ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने के मौके दिए हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लड़ रही हैं, ताकि सभी कास्ट्स को बराबर मौके मिलें और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेट होती आई हैं, उन्हें इनफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलें, गांव में उन्हें जमीन पर हक मिले और वो डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी जिए। ये तो हमने पॉलिटिक्स में कास्ट होने के फायदों की बात कर ली, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आइए उन्हें समझते हैं। कास्ट पर बहुत ज्यादा अटेंशन के नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड पॉलिटिक्स हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी हेल्दी नहीं है।
इससे हमारे देश के जो बाकी मेजर इश्यूज हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन। कुछ केसेस में रिलीजन की तरह ही कास्ट डिवीजन की वजह से दो या ज्यादा कास्ट ग्रुप्स के बीच टेंशन पैदा हो सकती है, जो आगे जाकर कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का रूप भी ले सकती है। स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉलिटिक्स में कास्ट को इंक्लूड करने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्लूडिंग द कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो आप आंसर में अभी बताए पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमने जेंडर, कास्ट और रिलीजन के हमारी सोसाइटी और पूरी कंट्री पर होने वाले इफेक्ट्स को तो जान लिया,